लेके जा रहा है? चलना, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ ना। बाजरे की भाकरी और लाल रस्से वाला मटन। बबलू कब से पीछे पड़ा है, ज्यादा तीखा मत करना। हाँ, और देख ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना हमेशा। उसे अच्छे लगते छोटे टुकड़े। तू क्या है कर रही है? पांडरा रसा बना के रख, बाद में भरत की खिटखिट खिटखिट नहीं चाहिए क्या? आजोबा है, साथ में मेहमान भी है। अभी रिक्शा से उतरे, मैंने देखा। ₹40 हो गए। आई ये देख। आई बाबा उस औरत और उसके बेटे को लेके घर आए। आई, अगर तुमने अपनी उस सौतन का अंदर लिया ना तो देखना लाशें गिरेंगी। आओ एक बार फिर से सोच लो, ऐसा घर में जाना ठीक होगा क्या? सब लोग क्या कहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है तू? हाँ, अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बात कोई टालेगा नहीं। मुक्ता, भरत, दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुझे किसने कहा दरवाजा खोलने के लिए? श्रीधर के कम था 50% का हिस्सेदार, ये और एक बार इस पकड़ के लाए। मेरी जान चली जाएगी ना तो भी मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। मुक्ता, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे क्या लड़कियों जैसे खेल रहे हो? कुछ जान नहीं इसमें। नीचे गिरा उसको, गिरा, दबा उसको, दबा दबा। क्या खेल रहे हो तुम लोग? नीचे दबा उसको, दबा। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम लोग के अंदर नहीं आएंगे क्या? बाबा जाने दो, हमें पता था ये लोग हमें अंदर नहीं आने देंगे। जाने दो ना, हम चले जाते हैं। आप आपकी तबीयत खराब करके मत लीजिए, मत चिल्लाइए। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। देखता हूँ कैसे नहीं खोलते ये दरवाजा। खोलो! बाबा जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दो? आज तो यह दरवाजा मैं तोड़ के रखूंगा।
कि ये लोग हमारे घर में नहीं आ सकते। ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ तू भी मेरी मर्जी से और ये भी मेरी मर्जी से। चल गा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे चल कैसे भाग, जाओगे? चल हट छोड़ दो भाग, उसे। चल मैं बोल रहा हूँ। उसे छोड़ दो। कोई नहीं रोकेगा मुझे। चल छोड़ मेरे को। अरे अरे श्रीधर रुक जा, इससे मुसीबत और बढ़ेगी। नहीं काका, मैं आज इस झगड़े की जड़ को ही काट दूंगा। रुक जा भैरव, तू रुक्मिणी और रघु को लेकर अंदर जा, मैं संभालता हूँ इसे। चल चल जा, चल। और सब लोग यही रखना, कोई आना नहीं। श्रीधर कुल्हाड़ी दे इधर, कुल्हाड़ी दे इधर। छोड़, पागल मत बन। देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं भैरव के साथ बात करता हूँ, वो समझ जाएगा। नहीं काका, अगर वो समझते ना तो उनकी रकेल और नाजायज औलत को यहाँ नहीं लेके आते। उनको ना खुद की इज्जत की पड़ी है ना हमारी। चुप कर, गुस्से से बात और बढ़ेगी। इसके ऊपर हमें ठंडे दिमाग से सोचना नहीं पड़ेगा। सोचना है काका, नहीं सोचना है। मैं उन दोनों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, मैं मार दूंगा उन दोनों को। ईंट पत्थर से खड़ी की गई 4 दीवारों से घर नहीं बनता, वो सिर्फ मकान होता है। और उस मकान को घर बनाता है उसमें बसने वाला हंसता खेलता परिवार। एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे से प्यार करता है, भरोसा करता है। कुछ समय पहले तक भैरव पहलवान के घर में यह सब था, लेकिन रुक्मणी और रघु को घर लाने के फैसले ने भैरव के घर की नींव को हिलाकर रख दिया था। प्यार और विश्वास की जगह नफरत और दुश्मनी ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था कि मुक्ता और उसके बच्चे रुक्मणी और रघु को वहां से निकालने के लिए हर कोशिश करने को तैयार थे, और रुक्मणी को भी वहां पर रहने के लिए काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। क्या हुआ, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? अरे कुछ बोलो भी, कैसे समझेगा? क्या कर रही है? बाबा तुम्हें घर में लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी घुसो। रसोई घर से दूर रहना, हम लोगों से भी, समझी क्या? चल जा। मुझे भूख लगी है, कल रात से। तेरी औकात भी नहीं है यहाँ खाना खाने की। चल निकल बाहर जा और खुद का इंतजाम कर। चल निकल। कुछ भी दे दो, चक्कर आ रही है मुझे भूख से। ले खा। ये तो बासी। हाँ तो पुरान पोली बना के खिलाती हूँ तुझे। क्या कर रहे हो? हट। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो ना मेरी बात, क्यों जा रहे हो ऐसे? हाँ वहाँ मत जाओ। सुनो ना ऐसा क्यों कर रहे हो? चल हट। तू क्या खड़ी है? चल अंदर, चल अंदर। सुनो ना, मत जाओ, मत जाओ, चक्कर बोलो ना दरवाजा खोलो ना। मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है ना। क्या है? क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? देख अगर तू सोच रहा है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे बाप का घर और तू दोनों साथ में मिल गए। हवा में मत आ, और खबरदार तूने अपने और मेरे बारे में किसी को बोला तो समझा? तुम लोग मेरे और मेरी आई के साथ जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं है। अरे इंसानों के संग ऐसा जानवर ऐसा बर्ताव करता है क्या कोई? अरे बर्ताव अच्छा नहीं तो चला जाना यहाँ से। क्यों आया तू यहाँ पे? तुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ पे रह रही हूँ? अरे नहीं मालूम था, आई के कहने पे आया।
अब समझ आ गया है ना? जा अपने आई को भी समझा दे, तुम दोनों का यहाँ ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मेरा देवर और पति तुम दोनों के टुकड़े करके इसी कुएं में डाल देगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिलेगी, समझा? देखो, तुम्हें उस औरत से कोई खतरा नहीं, लेकिन उसके बेटे से खतरा है। भैरव जी से उनका खून का रिश्ता है और वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकते हैं। अरे ऐसे कैसे उसका हिस्सा है सर? मेरे बाबा ने तो अब तक उस औरत से शादी भी नहीं की है। पर वो भैरव की औलाद है, कर सकते हैं ना साबित। हुआ ना वारिस, कोर्ट उसके हक में ही फैसला दे सकती है। बात कोर्ट तक जाएगी ही नहीं, मैं उसके पहले उसको मार दूंगा। देख क्या रही है? कल रात को झूठा मूठा उनको रो के दिखाया तो मुझे छोड़ के तेरे पास आ गए। चल निकल, ये जो तेरे कपड़े हैं ना, तेरे कमरे में जाके सुखा। चल चल निकल। तेरी ऐसी हरकतों की वजह से वो तुझे छोड़ के मेरे पास आए होंगे। आई, इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे बकवास कर रही है। हमारे ही घर में रह के हम ही पे भौंक रही है। वाह, तुम दोनों मुझसे बहुत छोटी हो, जरा तमीज से बात करो। मैं तेरे साथ बात ही क्यों करे? चल निकल, अभी कैसे निकल मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मुझे यहाँ लेकर आया। और तुम होती कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ, उसकी बीवी हूँ, उसके 2 बच्चों की माँ हूँ। निकल। मैं भी उसकी बीवी हूँ, उसके बच्चे की माँ हूँ। अच्छा सुना, मुझे खुद की जैसे रखेल बना रही है। अभी दिखाती हूँ तुझे, पकड़ के रखो इसे। अरे छोड़ो मुझे, खड़ी रह। मेरा इकडे अब क्यों बकवास मत कर। खड़ी रह चुपचाप, बकवास मत कर। सोड दे मला। आली कशाला इकडे? ये क्या कर रही है? देख अभी। हाय, क्या कर रही हो? कपड़ों चुप रहे। अरे क्या कर रही? छोड़ मुझे। छोड़ो मुझे। अभी तो सिर्फ तेरे कपड़े जलाए हैं, अगर तू इस घर से नहीं गई ना तो समझी? आई ये क्या कर रही है? हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। आई भागना बेवकूफी है। सुन आई, मेरी बात सुन। अरे पण रघु, आई बात सुन मेरी। आई मैं वकील के पास गया था, उसने मुझे बताया कि अगर मेरा बाबा के साथ खून का रिश्ता है तो जितना हक इस प्रॉपर्टी पे भरत और श्रीधर का है उतना ही हक मेरा भी है। आप समझिए आई, ये लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको भी ये बात मालूम है और मुझे मेरा हक तभी मिलेगा जब हमारा यहाँ कब्जा हो। अगर हम घर छोड़ के गए ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब देखना आई, मैं मेरा और तेरे अनादर का बदला कैसे लेता हूँ इनसे। जान का खतरा होने के बावजूद भी रघु और रुक्मणी ने भैरव पहलवान का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि जायदाद में उनका भी हिस्सा है और अगर उन्होंने वो घर छोड़ दिया तो हो सकता है कि उन्हें वो हिस्सा ना मिले। भैरव के अलावा उन दोनों को वहां पर कोई नहीं देखना चाहता था। हालात बद से बदतर हो गए थे, झगड़े अब षड्यंत्र की शक्ल लेने लगे थे। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। देख भैरव, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मान। रुक्मिणी और रघु को कहीं दूर और जगह रख ले। शुरू से ही दूर थे, अब उन्हें घर लाया। विवाह, रुक्मिणी मेरी पत्नी है और रघु वो तो मेरा खून है, बेटा है मेरा। अब मैं उन्हें अपने से दूर नहीं रख सकता। क्या तुझे दिख नहीं रहा है जो चल रहा है? अरे सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तेरे इस खून के चक्कर में ना कभी किसी का खून ना बह जाए। बाबा बाबा बाबा, आई कल रात से गायब है। कहीं उन लोगों ने मेरी आई को। सबसे आखिरी बार किसने देखा था उन्हें? साहब, वो रोज शाम को मंदिर जाती थी। कल भी मैंने उनको मंदिर जाते वक्त देखा,
लेकिन उसके बाद तो नहीं देखा। कहाँ गई होगी, कोई अंदाजा? गई होगी काशी यात्रा पे। साहब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। जब से बाबा हमें यहाँ लेके आए इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे नहीं चाहिए हमें कुछ भी, मेरी आई वापस कर दो बस। साहब मुझे लगता है इन्होंने मेरी आई को मार दिया है। किस बिना पर ये इल्जाम लगा रहे हो तुम? क्या बात है? साहब 2 दिन पहले मैंने इनकी बातें सुनी थी। आई 10 दिन से ज्यादा हो गए उन लोग को यहाँ आए, और ये लोग हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जाने की बात कर रही हो, वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या क्या सोच रहे हैं वो लोग? वकील से भी मिलकर आए हैं, रघु और उसकी माँ। आई दोनों सलाह कर रहे थे कि घर में कब्जा करके हिस्सा मांगेंगे, और वकील ने कहा कि रघु भी वारिस है। उन दोनों को तो घर की धूल भी ना ले जाने दूं मैं। हिस्सा मांग के तो देखे, जहर दूंगी, दोनों को मार डालूंगी और पीछे वाले कुएं में फेंक दूंगी। सर, रुक्मिणी के बेटे रघु को परिवार पर शक है। उसका कहना है कि परिवार वालों ने उसे गायब किया। रुक्मिणी को गायब हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। हो सकता है कहीं चली गई हो किसी रिश्तेदार के पास। उसके फोन का स्टेटस क्या है? सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो और उसकी फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रॉपर्टी के हिस्से कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और आजकल जैसे घर में। हिस्सा चाहिए तुझे? अपना बच्चा है ना, अपने बच्चे को मार डालोगे क्या? जब से वो औरत इस घर में आई है ना, तब से आप कर रहे हो। सुन ले, ये उसका भी घर है। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि तुम लोगों ने उसे मार दिया है। अब तक तो नहीं किया है, पर अगर वो लोग हमारी बर्बादी के बारे में सोचेंगे ना, तो उन दोनों माँ बेटों को गायब कर दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। माँ बेटों को गायब कर देगा तो? मैं समझाती हूँ, चल ना। मुझे पैसे चाहिए। नहीं, चल। पैसों की जरूरत है। अरे चल तू। तुम निकलो यहाँ से। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जाओ निकलो। चुप चुप, मेरी बात सुन। मेरी आई को कहाँ रखा है तुम लोगों ने? कहाँ है मेरी आई? मुझे नहीं पता, रखो, बकवास मत करो। कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, अगर मेरी आई को कुछ हुआ या तेरे पति का हाथ हुआ ना इसमें, तेरे मेरे बीच में जो भी है ना, सारी दुनिया को चिल्ला के बता दो। फिर देखता हूँ कि तुम जैसे इज्जतदार लोगों की इज्जत का क्या होता है। जी? चिंता मत कर, मैंने अपने पट्टों को रुक्मिणी को ढूंढने के काम पे लगाया है। पुलिस भी ढूंढ रही है, मिल जाएगी वो, जल्द मिल जाएगी। हाँ बोल। क्या? क्या हुआ था आपके साथ, कुछ याद है? हाँ सब, उस दिन मैं मंदिर से वापस आ रही थी, मेरा फ़ोन बज गया। किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि रघु का रंकाले के पास एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उसे उसका नाम पूछा तो उसने नाम बिना बताए फ़ोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी साहब। मैं रंकाले की तरफ भागी। मैं वहाँ से जा ही रही थी कि रघु 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 तो कहाँ थी आप 2 दिन तक? 1 दिन तक मैं उसी खेत में बेहोश पड़ी रही। फिर अगले दिन उसी खेत के मजदूरों ने मुझे उठाया और अपने झोपड़ी में लेके गए। फिर वही लोग मुझे यहाँ लेकर आए। 2 दिनों तक आपने किसी को फोन करने की कोशिश भी नहीं की।
क्यों? साहब उसी दिन से मेरा फ़ोन गायब था। मैं कैसे किसको फ़ोन करती साहब? फोन का लास्ट लोकेशन पता किया? सर ये सच बोल रही है, क्योंकि जो लास्ट नंबर आया था वो स्टेशन के सामने वाले पीसीओ का नंबर था। हमने पूछताछ की पर 2 दिन पहले यहाँ से कॉल की गई थी। मुझे उसके सारे कॉल डिटेल्स चाहिए। 2 दिन पहले दुकान पर कौन था? मैं ये पीसीओ संभालता हूँ। यहाँ तो लोग बहुत आते जाते हैं, कैसा पता चलेगा किसने कॉल किया? और मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? घोटाले किसी ने जानबूझ के उसी दुकान से फ़ोन किया था जिसे पता था कि उस दुकान का मालिक उसे पहचान नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि वो जो भी कोई है उसे इस इलाके की पूरी जानकारी है। वो ये भी जानता है कि रुक्मिणी शाम को मंदिर जाती है। घोटाले कोई घर का ही आदमी है। सर लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल जरूर मिलेगा। इतनी चर्बी चढ़ी है ना तो मुझसे लड़ना। अरे कुत्ती का आखड़ा बना दिया है क्या घर को? अरे चल हट। आओ सामने बहुत तो चर्बी है ना तुझमें। बाहर चल। श्रीधर आजा बेटा। भैरव का घर अखाड़ा बन गया था। पहली बीवी और बेटे, दूसरी बीवी और बेटा, सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रघु अपने अपमान के बदले के साथ साथ जायदाद में अपना हिस्सा भी लेना चाहता था, जो यहां से निकल जाने के बाद मिलना मुश्किल था। भैरव के लिए सभी अपने थे, लेकिन उसके ये अपने एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। ये देखकर भैरव के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर रघु और रुक्मिणी की जान को खतरा है। उसने उन दोनों को इस खतरे से दूर रखने की कोशिश भी की, लेकिन रघु और रुक्मिणी ने ये घर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। लालच ने सबको अंधा कर दिया था, और आखिरकार इसी लालच और अंधेपन में वो घटना घटी जिसका सबको डर था। सर ये तो भैरव पहलवान का बेटा है। कुछ मिला इसके आसपास? नहीं सर, मोबाइल पर्स वगैरह सब गायब है। शिंदे सर, इसका पंचनामा करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और आसपास के लोगों से पूछताछ करो, किसी ने शायद कुछ देखा हो। ओके। 4 दिन से तुम्हारा बेटा गायब था, तो तुमने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्या है ना साहब, रघु तो 4 दिन इधर तो 4 दिन कहीं बाहर रहता था। यही चलता था उसका। छोटे मोटे ठेके उठाता था, तो कभी आता था कभी जाता था। आज नहीं तो कल उसके साथ ये होना ही था। घर के बाहर भी काफी लफड़े थे सब उसके। मतलब घर में भी लफड़े थे उसके? किसके साथ? तुम्हारे मुताबिक वो लड़का कैसा था? गुंडा था वो, और उसके दोस्त लोग भी गुंडे थे। शायद किसी ने हाथ साफ किया होगा उस पर। मैं तो बाबा को हमेशा बोलता था उसको घर से निकाल दो। बड़ा ठेकेदार बने घूमता था वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके ऊपर हाथ साफ किया है? साहब ये क्या बोल रहे हो? मैं तो उस गुंडे से बात भी नहीं करता था। साहब झूठ बोल रहे हैं लोग। इन्होंने ही मारा है मेरे बच्चे को, पैसों के जायदाद के चक्कर में। इन लोगों ने मिलके मारा है मेरे बच्चे को। मार दिया है मेरे बेटे को साहब, मार दिया साहब। सर, रघु के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक रघु की मौत बॉडी मिलने के 4 दिन पहले हो चुकी थी, और 2 तारीख को 12 से 4 बजे के बीच में मौत हुई है सर। रघु के मोबाइल की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, उसका मोबाइल 2 तारीख से बंद है, और रुक्मिणी का कहना है कि उसके घर वालों ने ही रघु का खून किया है। हाँ वो तो पता है। सारे घर वालों से पूछताछ करके पता करो कि 12 से 4 के बीच में कौन कहाँ था। ओके सर। हाँ सर, बरदा दुकान पे आते हैं, लेकिन श्रीधर बाबू कभी नहीं आते। 2 तारीख को आए थे क्या? हाँ आए थे, और 2 बजे चले गए। बोल रहे थे कि वकील के पास जाना है। हाँ, वो मेरे पास कंसल्ट करने आता था, लेकिन 1 मिनट, डायरी देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन 2 तारीख को नहीं आए थे। चल बता, 2 तारीख को 2 बजे कहाँ था तू? साहब मेरी वकील के साथ अपॉइंटमेंट थी, मैं वहीं पे गया था। अब सच बता।
तेरे वकील को पूछा था, तू वहां नहीं था। कहाँ था तू? सब मैं वो बारी में तमाशा देखने गया था। चाहे तो वहाँ के मैनेजर को पूछ लो साहब। तो पहले झूठ क्यों बोला? सब वो बीवी को अच्छा नहीं लगता मैं तमाशा देखने जाता हूँ, इसीलिए झूठ बोला। अब सच बता, रघु को किसने मारा? सब वो श्रीधर ने मारा है उसको। तेरे को कैसे मालूम? सब क्योंकि मैंने उसकी बीवी को और रघु को साथ में देख लिया था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूं, जो देखा वही बता रहा हूं। और यहां मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? हाँ, अगर करना ही है तो उस रघु का जाके कुछ कर। मैं अब उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। क्या बोला था तूने भरत को? गर्दन काट देगा तू रघु की? मार दिया ना तूने उसे? इस बात का दुख है कि मैंने उसे नहीं काट दिया, उसके पहले किसी और ने उसको मार दिया। सब मेरे घर पे मेरी बीवी के साथ वो तड़पा के मारने वाला था साहब मैं उसको। देख, खुदों के सच बताते नहीं तो अपने तरीके से निकालना हमें भी आता है। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं घर पे ही था साहब, आप तैयार किसी से भी पूछ लो। बबलू, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। तुम्हें अच्छी लगती है ना? और चाहिए? ये देखो और भी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ बताना पड़ेगा। बताओगे ना? आपने मेरे पति को क्यों जेल में रखा हुआ है? छोड़ दीजिए उन्हें, उन्होंने रघु को नहीं मारा है। वो उस वक्त घर पे ही थे। बताया मैं, वो घर पे ही था। बबलू ने बताया मैं, लेकिन बबलू ने हमें कुछ और भी बताया। बाबा मेरे साथ खेल रहे थे, आई बाहर गई थी। तो बता, कहाँ गई थी तू 2 से 4 के बीच में? साहब, देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे और रघु के बीच में क्या चल रहा है। बोल, कहाँ थी 2 से 4 के बीच में? साहब, हमारे बारे में मेरे पति को सब पता चल चुका था। और उस रात जब मैं कमरे में गई तो वो बहुत गुस्सा करने लगे। मुझे बहुत मारा उन्होंने, चिल्लाने लगा मेरे ऊपर। और उसने बोला कि वो रघु को मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं उस दिन रघु से ही मिलने गई थी, ये कहने कि वो ये घर छोड़ दे। रघु, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तू चला जा यहाँ से, वरना मेरा पति तुझे मार डालेगा। उसे सब कुछ पता चल चुका है मेरे और तेरे बारे में। हाँ, तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। अभी तो टाइम आया है मेरी और मेरी आई की जो बेइज्जती तुम लोगों ने की है उसका बदला लेने का। जाके बोल देना अपने पति को, डरता नहीं हूँ उससे, समझी? रघु, रघु सुन तो, रघु। अब एक आखिरी सवाल, खेत में रुक्मिणी पे जो हमला हुआ था वो तुम्हारे पति ने ही किया था ना? पुलिस ने रुक्मिणी के केस के तार तो जोड़ लिए थे, लेकिन रघु के कत्ल की गुत्थी अब भी अनसुलझी थी। एक बात तो साफ थी कि अगर श्रीधर रुक्मिणी पर जानलेवा हमला कर सकता था तो वो रघु की जान भी ले सकता था, लेकिन कत्ल के समय श्रीधर अपने घर पर अपने बच्चे के साथ था। यह भी साबित हो चुका था कि भरत तमाशा देखने गया था और मालती घर के बाहर थी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। मुक्ता घर पर थी, भैरव और भीवा अखाड़े में थे। तो फिर रघु को किसने मारा था? और उसी वक्त पुलिस को अचानक एक पुख्ता सुराग मिला। सर ये कुमार है, रघु का दोस्त। पिछले 10 दिन बाद अभी दिल्ली से आया हूँ। आने के बाद पता चला कि रघु का खून हो गया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पिछले 2 तारीख को उसे देखा था जब मैं दिल्ली जा रहा था। साहब, रघु पीछे बैठा था। बाइक कौन चला रहा था ये मैंने देखा नहीं, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे क्या पता कि मैं आखिरी बार रघु को देख रहा हूँ। बाइक तो पता होगी, कौन सी थी? घर में सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल है जो सुबह 11 बजे अखाड़े जाती है और शाम को 5 बजे घर वापस आती है। बस इतनी ही चलती है वो। और ये गाड़ी कौन चलाता है? विवाह बहू, क्योंकि मेरे पति के घुटनों में दर्द है ना, नहीं चला सकते। सिर्फ अखाड़े जाते हैं या और कहीं? कभी लेट नहीं हुए?
एक दो दिन आगे पीछे? नहीं, हाँ मतलब 2 हफ्ते पहले, हाँ 2 हफ्ते पहले ही वो शाम को 7 बजे वापस आए थे। सिर्फ भैरव पहलवान या भीवा भी? नहीं, दोनों। सिर्फ भीवा के अलावा ये गाड़ी और कोई चलाता है? तुम्हारे बेटे वगैरह? ये अपनी मोटरसाइकिल किसी और को चलाने नहीं देते, सिर्फ विवाह भाऊ। क्या वो भीवा पहलवान की गाड़ी यहाँ सर्विस के लिए आती है? हाँ सब व्यवस्था गाड़ी इधर ही सर्विसिंग करवाते हैं, महीने में एक बार तो आती है। पिछले महीने आई थी? हाँ आए तो थे। किलोमीटर तो चेक किए होंगे ना? हाँ साहब। रजिस्टर दिखाओ। एक मिनट साहब, ये देखो। अखाड़े से घर की दूरी है 12 किलोमीटर और शनिवार रविवार को छोड़ के महीने के हर दिन वो अखाड़े जाता है। का मतलब हो गया 22 दिन के हो गए 528 किलोमीटर्स और मैकेनिक के रजिस्टर के हिसाब से बाइक चली है 586 किलोमीटर्स। उसने लगभग 58 किलोमीटर बाइक ज़्यादा चलाई है। और रघु की लाश अखाड़े से कितनी दूर पाई गई? 29 किलोमीटर सर। और बाइक चलाता है भीवा। बोलो, किसने मारा तुम दोनों में से? बोलना शुरू करो। देखो इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आप जबरदस्ती हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। अगर मेरे पट्टों को पता चल गया ना तो ये पूरा पुलिस स्टेशन जला के राख कर देंगे। जलाएंगे? हाँ? जलाएंगे। बता रहे हम बता रहे हैं। छोड़ दो हमें, हमको छोड़ दो। ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे उस्ताद को छोड़ दो, छोड़ दो। क्या चल रहा है ये सब? अगर हमारे उस्ताद को आपने उंगली भी लगाई तो ये पुलिस स्टेशन जला कर राख कर देंगे। देखो आप लोग जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रूटीन पूछताछ है। अच्छा अनरे, ये हमारे उस्ताद का डिब्बा है, उनको दे देना, क्योंकि हमारे उस्ताद को हर 2 घंटे में कुछ खाने के लिए लगता है। अगर नहीं मिला तो वो भड़कते हैं, इसलिए पहुंचा देना। ठीक है, हम उन्हें दे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे तुम लोग जो ये खाना खा रहे हो वो मेरा खाना है। अरे भूख लगी है मुझे, मेरा खाना मुझे दे दो। माधव को बुला खाना खाने के लिए। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरे पट्टों ने मेरे लिए भेजा हुआ खाना है। अरे भूख लगी है मुझे खाना दे दो। चुप रे। सर 12 घंटे हो गए, दोनों को कुछ खाने को नहीं दिया है। भैरव अभी भी शांत है, लेकिन भीवा चिल्ला रहा है खाना खाने के लिए। चिल्लाने दे। खाना दे दो। सोनाने खाना खा लो। अरे ये मेरा खाना है। अरे दे दो मुझे खाना। अरे खाना दे दो मुझे, खाना दे दो। अरे और भूखा नहीं रह सकता, खाना दे दो मुझे। सर दोनों को भूखा रखे लगभग 24 घंटे हो गए। भीवा अब भी कुछ कह नहीं रहा है सिवाय खाना मांगने के। अब अगली चाल चलो, उससे वो बच नहीं सकता। ओके सर। चलो चलो बाहर चलो। तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारी जमानत हो गई। क्या? अरे साहब उसे क्यों छोड़ रहे हो?
मुझे क्यों यहाँ पर रखा है? मुझे भी छोड़ दो साहब। अरे उसके घर वाले हैं, उन्होंने जमानत दे दी, इसलिए छोड़ रहे उसे। तुम्हारा कौन है? तुम सुनो यहीं पर भूखे, और 2 दिन तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे भैरव, कुछ खाएगा? अरे भैरव के लिए कुछ लेके आओ। अरे साहब, मैं बताता हूँ खून किसने किया है साहब, मुझे खाना दे दो। हाँ, मैंने ही रघु को मारा। मैं उसे घर लाया था, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए थे। जिस दिन मुझे पता चला कि श्रीधर ने रुक्मिणी को मारने की कोशिश की, तब मैं डर गया था साहब। अगर मैं रघु को नहीं मारता तो भरत या श्रीधर उसे मार देते। मुझे लगा कि रघु को मारकर मैं अपने दोनों बेटों को बचा लूंगा, इसलिए मैंने उसे अखाड़े बुलाया और जंगल की तरफ ले गया। रघु। हाँ बाबा। वो देख जामुन का पेड़, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। तेरी आई के लिए लेके जाएंगे। तू एक काम कर, तू जामुन तोड़, जब तक मैं एक गाड़ी लगा कर आता हूं। ठीक है बाबा। मैंने उसका पर्स और मोबाइल पास वाले नाले में फेंक दिया ताकि ये चोरी या लूटपाट का केस लगे, लेकिन भिवा ने मुझे उसे ले जाते देखा था, इसलिए मुझे भिवा को सब बताना पड़ा। सच छुपता नहीं है पहलवान, आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। माँ होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेरी ही गलती है। 3 बेटियों को पैदा किया, अब बस पढ़ लिख जाएं, अपनी किस्मत खुद बनाएं। भगवान, मेरी बच्चियों की मदद करो। वक्त हर पल बदल रहा है और समाज में आते बदलाव और उसकी तरक्की को देखकर बहुत खुशी होती है। आज हमारे यान मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, हम समुद्र की गहराइयों को नाप रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, और यही भेदभाव अक्सर समस्याओं और अपराधों को जन्म देता है। राठी परिवार एक भरा पूरा खुशहाल परिवार था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो? हेलो हेलो, हेलो। हनुमान गली के कावेरी अपार्टमेंट्स में रीमा और राकेश रथी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। वो जिसको अपना बच्चा बता रहे हैं वो बच्चा उनका नहीं है। अब आके उस बच्चे को ले जाइए। ये औरत कह रही थी कि कोई हस्बैंड वाइफ है जो एक बच्चे को लिए घूम रहे हैं जो उनका है ही नहीं। सर कोई डिटेल्स दिए? कभी कभी ये आपसी खुन्नस का भी मामला होता है और एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। खुन्नस का तो कोई मामला नहीं लग रहा था क्योंकि काफी डरी हुई थी, और वैसे भी आजकल ये बच्चों की किडनैपिंग, उनके शोषण के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तुम एक काम करो जी, वहां चले जाओ, 2-4 सवाल पूछ लेना। बघूया काय मिळतंय का, कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है क्या? जी सर। के बात से? नमस्कार माता जी, मेरा नाम सुशीला है। माता जी, यहाँ पास में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कैंप लगने वाला है। हम सब घरों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी जानकारी थोड़ी दे दीजिए। आजा आजा, भीतर आजा। जी बैठ। बच्चे का नाम? यश राठी। बच्चे की उम्र? उम्र 4 महीने। जी। और जन्म की तारीख? 9 दिसंबर को हमारी गोद में आया था हमारा पोता। और कोई बच्चा है छोटा घर में जो कि 5 साल से कम उम्र का है? ना ना, और कोई ना। जी, मेरी बेटी है, क्या थी, 4 साल की है। चुप रहे, छोरियों को कोई जरूरत नहीं सही हो सबकी, जो भीतर जा। एक मिनट माता जी, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर पल्स पोलियो की दवा पिलानी पड़ती है।
क्या नाम बताया अपनी बेटी का? जी ख्याति। और क्या उम्र होगी? 4 साल। ठीक है, मैंने डिटेल्स नोट कर ली हैं। जब यहाँ पास में पल्स पोलियो का प्रोग्राम होगा तो अपनी बेटी को लेके जरूर आइएगा। हो गया थारा की जानकारी। चलो और घर हमें भी जाना होगा ना। चलो चलो चलो। बहुत जुबान चलने लग गई है थारी। जा भीतर जा। अरे सरिता, तुम्हें पता है वो एविंग वाली लड़की इंजीनियरिंग पास कर ली है। क्या बात कर रही हो? हाँ, टॉप आई है वो। लगता है आप बहुत थक गए हो। हाँ, वो बस दिन भर घूम घूम के पोलियो के लिए जानकारी लिखते रहो, और ये राठी के यहाँ तो बहुत टाइम लग गया। आप राठी परिवार गई थी? ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। अरे रहने दे, ठाट तो रीमा के है। पहले बच्चा नहीं हो रहा था और अब देखो क्या क्या नहीं किया उसने बच्चे के लिए, पता भी है? मुझे तो याद है, उन्होंने मन्नत, हवन, मंत्र, तावीज सब कुछ ट्राई किया था। 6 साल तक बेचारे लोग कोशिश करते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद किसी डॉक्टर ने उनकी मदद की थी ना। चलो अच्छा हुआ, जैसे भी हो परिवार में खुशी तो आई। वैसे डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर G.S. हुड्डा। डॉक्टर हुड्डा? पूरा नाम क्या है? सर डॉक्टर G.S. हुड्डा। G.S. हुड्डा नाव कुठेतरी ऐकलंय, शायद किसी केस में सुना है। जॉन, तुम एक काम करो, जरा इस हुड्डा के बारे में पता लगाओ। अरे ये तो बंद है। इकडे ये क्लिनिक क्यों बंद है? वो तो पता नहीं, पर हाँ यहाँ पर रेड हुई थी और उन्होंने सब सील कर दिया, तभी से ये क्लिनिक बंद है। और ये डॉक्टर हुडा, उन्हें तो पुलिस तभी पकड़ के लेके चली गई। हेलो, सुबह मैंने डॉक्टर हुड्डा के बारे में आपको पूछा था। असल में सर डॉक्टर हुडा एक अनाड़ी था जो लोगों को ठग रहा था। सर वो औरतों को कुछ दवाई देकर उनका मंथली साइकिल गड़बड़ कर देता, फिर कहता कि वो माँ बनने वाली है, और उसके बाद प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम बताकर उन्हें कहता कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, जबकि सर प्रेगनेंसी तो कभी थी ही नहीं। ओके ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। पहले कहा जाता था कि बच्चे भगवान की देन है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो लोग भी जिनकी बच्चा पाने की उम्मीद लगभग मर सी गई थी, आज उन्हें भी ये खुशी मिल पाती है। आप जरूर अपनी खुशियों के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और मदद लें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर साहब आप? राठी साहब, आपसे कुछ बात करनी। हाँ आइए। रीमा जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। अभी जो अंदर गई वो आपकी बहू रीमा है? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। और वो जो बच्चा था उसका नाम यश है? जी हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? बात यह है राठी साहब कि हमें एक अनजान व्यक्ति का फोन आया था। उसने कहा कि ये जो यश है जिसको आप अपना पोता बता रहे हैं, वो आपके बेटे राकेश और रीमा का बच्चा नहीं है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ इंक्वायरी करने आए। अरे तारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, हमारे पास ऐसे कई सारे मामले आते हैं आजकल बच्चों के, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बताइए इनको। मैं ना जानू सारे काम वाम। अरे तू चुप ना बैठ सके है? अब इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं वो सुन तो ले। मुझे सारे पेपर्स देखने हैं। एक मिनट राकेश बेटा, वो अस्पताल के जो रीमा के बिल्स है ना, वो ला के इंस्पेक्टर साहब को दिखा। आप कौन? क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर साहब, यो हमारी बड़ी बहू है। अच्छा, हम खड़ी आके कर रही है? हाँ, काम ना है, जा भीतर जा। हाँ जा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये रही फाइल। जी। राठी साहब, आपको क्या लगता है किसका फोन होगा? मतलब आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, एनीवेज थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। कोई बात नहीं। हाँ, क्या लग रहा है, फोन कॉल झूठा है या राठी झूठ बोल रहा है? सर वैसे राठी के पेपर्स वगैरह तो सब बराबर हैं, पर शायद कोई फंसा रहा हो उन्हें। लेकिन एक बात तो पक्की है, डॉक्टर हुड्डा फ्रॉड था। इसका मतलब है उसके इलाज से डेफिनेटली रीमा मां नहीं बन सकती।
तो फिर सर वैसे उनके घर का माहौल तो काफी अजीब था, और प्रॉब्लम क्या थी ये कुछ समझ नहीं आया। मला पण वाटलं थोडंसं। दोनों बहुएं काफी डरी हुई थी। सास ससुर से डरती है शायद। सर वैसे आपको याद है वो राकेश राठी ने अपने को जो मेडिकल बिल्स और फाइल्स दिखाई थी, वो किसी आशा फर्टिलिटी एंड मैटरनिटी क्लिनिक की थी। क्यों ना हम वहां जाके कुछ पता करें, शायद हमें कुछ मिल जाए। यस, चलो। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमें। एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरे पहले आके सर पे खड़ी हो जाती है। तुम ऐसा क्यों सोच रही तो फिर कैसा सोचूं? हमने कितनी पूजा की, कितनी मिन्नतें की भगवान से, क्या क्या नहीं किया राकेश। उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। पर राकेश ऐसा फोन किया किसने होगा? ये राकेश और रीमा राठी आपके पेशेंट थे। कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे आपके पास। कुछ उनके रिपोर्ट्स दिखाएंगे? सर कोई डेट याद है कब आए थे वो? एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन उनका बेटा 3-4 महीने का है, तो उसके आसपास की कोई डेट होगी। सर इस साल की बिल फाइल दिखा देता हूँ आपको। देखिए सारी रिपोर्ट्स हैं सर इसके अंदर। सब कुछ तो ठीक है। थैंक यू सो मच। You're welcome. सब पेपर्स बराबर थे, एकदम ऑर्डर में। एक मिनट, सिवाय एक चीज के। वो क्या सर? आओ। अरे सर आप वापस आ गए, कुछ छूट गया था सर? अब वो जो रिपोर्ट्स तुमने दिखाए थे ना, वो जरा ठीक से चेक करने थे। जरा दिखाना दोबारा। इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, फर्क है इसमें। कैसा फर्क सर? कोई फर्क नहीं होगा सर। नहीं है इसमें फर्क। इसमें फर्क नहीं है। इधर इधर, ये क्या है? ये बाकी के सारे रिपोर्ट है, ये प्रिंटेड है। दिख रहा है? प्रिंटेड है ना? और ये राकेश राठी का रिपोर्ट, ये नाम देख। हाँ, ये हैंड रिटन है, ये डेट भी हाथ से लिखी है ना? ये फर्क नहीं है। और ये दोनों बिल, इनके नंबर सेम क्यों है? बता, सच सच बता, क्या जानता है राकेश राठी के बारे में? इंस्पेक्टर साहब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दिन भर हजारों पेशेंट्स आते हैं और ऐसे हर किसी को याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे मिसेस रीमा राठी के बारे में बहुत कुछ याद है। आज से 2 साल पहले वो अपने पति और सास के साथ यहाँ पर आई थी। तो इलाज हो पाया उनका ठीक से? जो मैंने उनको टेस्ट कराने को कहे थे वो करवा कर आए थे मेरे पास, और जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि राकेश राठी का स्पर्म काउंट बहुत कम था। इस हिसाब से उनको टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं हो सकता था, राकेश बाप नहीं बन सकता था। उसके बाद वो लोग यहाँ पर फिर कभी नहीं आए। जो बिल्स और रिपोर्ट्स तूने दिखाया है 4 महीने पहले की डिलीवरी के, उसके बारे में सच बोलेगा यार? सर 6 महीने पहले राकेश राठी मेरे पास आए थे। और कृष्णा कैसा है? आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, बाप बनने वाला हूँ। मुबारक हो। अरे तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। कृष्णा थोड़ी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? अरे ये भी रख। सर उसने मुझे बताया था कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है। वो मुझसे कुछ जाली मेडिकल बिल्स चाहता था। मैंने सोचा उसके घर में खुशी आई है, इससे किसी को नुकसान भी नहीं होने वाला था। जरा से पैसों के लिए तुमने इतना बड़ा जुर्म किया। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? लोग इतने भरोसे के साथ तुम्हारे पास आते हैं, अपनी सारी कमजोरियां शेयर करते तुम्हारे साथ, और तुम हो कि जरा से पैसों के लिए। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। इसका मतलब है राकेश राठी हमसे झूठ बोल रहा था। वो तो बाप बन ही नहीं सकता। एक स्त्री और पुरुष जब साथ आते हैं तो उनके बीच में एक रिश्ता बनता है, और उस रिश्ते के अंश मिलकर बच्चे का जन्म होता है। और जब दोनों में से किसी एक का भी अंश कमजोर हो तो बच्चे का होना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। राकेश का अंश यानी कि स्पर्म काउंट बहुत ही कम था, तो फिर ये बच्चा हुआ कैसे? और कौन थी वो महिला जो बार बार पुलिस को फोन करके इस मामले में हुई गड़बड़ी के बारे में आगाह कर रही थी? राकेश कहाँ है? राकेश को बुलाओ, उससे बात करनी है। हे भगवान,
जो पुलिस वाले तो मुंह उठा के जब देखो चले आने हमारे घर में, जो पुलिस वाले तो हमारे परिवार के पीछे ही पड़ गए। हाँ क्या चावे, कैसे चावे? तू रुक माँ, आज मैं इनसे बात करता हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? हवा में उड़ना बंद कर और सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब दे, और इस बार एकदम सच। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सच बताता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि यश मेरा बेटा नहीं है। वो हम जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। उन दिनों मेरा और रीमा दोनों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से हमारा बच्चा हो सकता है, पर इलाज बहुत महंगा है। हमने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और वो ट्रीटमेंट करवाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसलिए आईवीएफ ट्रीटमेंट से भी मैं बाप नहीं बन सकता। क्या करता इंस्पेक्टर साहब? घर पे सब लोग खुशखबरी की वेट कर रहे थे और मैं वहां मैं बहुत डिप्रेस रहने लग गया था। अब तो यार दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते थे, ना मर्द ना पुंसक। आज बहुत दिनों के बाद इतना मजा। यार हमारा मजा तब डबल होगा जब राकेश इस दारू का पैसा देगा। सारी दारू तुम सब लोग गटके हैं और बिल मैं भर दूंगा। अबे इतनी भी नहीं चढ़ी मुझे अभी। अरे यार इतना कंजूस क्यों हो रहा है? भर दे ना, बच्चे तो तुझे है नहीं, तो इतने पैसों का क्या करेगा? ये पैसे हम दोस्तों में ही लुटा दे। अबे अरे बाप तो बन नहीं सकता, तो सारा गुस्सा पूरी दुनिया पे उतारेगा। और हाँ, अपनी बीवी को माँ बनाना हो तो भेज देना हमारे पास। जो महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, जिन्हें समाज अक्सर बांझ कहकर उनका तिरस्कार करता है, उनसे ज्यादा दया का पात्र और कोई नहीं। लेकिन जो पुरुष पिता नहीं बन सकते हैं, उनका जीवन भी कुछ कम कठिन नहीं है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में बच्चा होने की नैसर्गिक धारणा को पुरुष की मर्दानगी के साथ जोड़ा गया है, और उन पुरुषों को भी समाज ने सिर्फ ताने ही दिए हैं। क्या मर्दानगी का अर्थ सिर्फ बच्चे पैदा करना है? एक पुरुष के लिए नामर्द कहलाना उतना ही तकलीफदेह है जितना कि एक महिला के लिए बांझ कहलाना। और इस दर्द, इस तकलीफ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है समाज की सोच। बड़ी बहू ने तो पहले ही छोरियों की लाइन खड़ी कर दी, अब ये दूसरी भी पोते का मुंह ना दिखा रही। मारे को तो लग गया कि जैसे भगवान ने मारी किस्मत ही मोड़ दी। बेटा, थारी अम्मा बूढ़ी हो गई है और कितना जिएगी। हाँ? अम्मा ऐसा क्यों बोल रही हो? सब ठीक हो जाएगा। ना रे ना, अब मारे को कुछ ठीक होता ना दिखे है। अगर तू कुछ ठीक करना चाहे है ना अपनी अम्मा के लिए, तो एक काम कर, दूसरी शादी कर ले, बहू लिया दूसरी। अम्मा ये तुम क्या बोल रही हो? क्या मांगा थारे से? सिर्फ अपने लिए मांग रही हूँ, थारी खुशी ना सा इसमें? तुझे ना देखना अपने बेटे का मुंह? मान ले अपनी अम्मा की बात, छोरी मारी देखी हुई है, घनी सुंदर है। क्या हुआ रीमा, तुम रो क्यों रही हो? वो अम्मा कह रही थी ना आपकी दूसरी शादी के बारे में, लड़की भी देख ली है कि आप दूसरी शादी करेंगे। चुप करो रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी शादी में भी बुलाएंगे, क्या घर से भी निकाल देंगे? हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है रीमा, मेरी शादी हो चुकी है तुमसे। कर भी लोगे तो मैं कौन सा रोक लूंगी? बाबा बहुत कष्ट है, मदद करो हमारी। संतान प्राप्ति की इच्छा है। जी बाबा, आप तो अंतर्यामी हो। यदि खानदान का वारिस चाहिए तो इस बच्ची को 3 दिन हमारे आश्रम में रहना होगा, वहां इसे हमारी सेवा करनी होगी, और फिर प्रभु के आशीर्वाद से इन्हें
अवश्य पुत्र रत्न होगा। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस बाबा, हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। पर सेवा पूरे विश्वास और समर्पण के साथ होनी चाहिए। सेवा का मतलब समझती हो ना बच्चा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कोई आश्रम कोई सेवा करने के लिए। रीमा, कहा ना, नहीं होगा मुझसे ये सब। के मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? ये औरतां ने हमारे को स्वर्ग में न जाने देना। बस पोते का मुंह देखना चाहूं। हमारे देश में बेटे के लिए जो पागलपन है वो कभी कभी हैरान कर देता है। सिर्फ बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है या हमारे वंश को आगे बढ़ा सकता है, ऐसी दकियानूसी सोच अच्छे खासे इंसान को भी बहका देती है, जिसका फायदा हर तरह के नीम हकीम और पाखंडी बाबा उठा लेते हैं। राठी परिवार में भी यही दबाव अब रीमा और राकेश पर भारी पड़ने लगा था, और वो इस दबाव में कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। रात दिन अम्मा के ताने रीमा को, कमरे में रीमा का रोते रहना, और बाबूजी वो अलग से लगे हुए हैं। मैं चारों तरफ से घिर गया था। क्या करता इंस्पेक्टर साहब? क्या बताता लोगों को कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता? फिर जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया, लगा कि दिमाग फट जाएगा, आखिर में मैंने हिम्मत करके अम्मा को बता दिया। अम्मा सब ठीक तो है ना? ये ऐसे अपने छोरों से एक बात पूछनी थी। परिवार से बढ़ के कुछ होवे? अपनी अम्मा और बाबूजी की इज्जत करो हो। हाँ अम्मा। अगर अपनी अम्मा और बाबूजी की इज्जत करो हो ना, तो राठी खानदान को एक वारिस चाहिए। रवि, छोरा यो थारे और रीमा के जिम्मे आया है। इस कुणबे को एक वारिस दे दो जल्दी। अम्मा ये तू क्या बोल रही है? परिवार में एक दूसरे का साथ देना पड़े है। अम्मा मैं समझ सकता हूँ जो तू कह रही है, मगर किस्मत के लिखे को तो हम नहीं बदल सकते। उसे तो हमें मानना ही होगा। थारे से ज्यादा दुनिया देखी है मन्ने, अब तू सिखाएगा मन्ने दुनियादारी। छोरों के बिना घर खाली होवे हैं, खंडर होवे हैं। छोरियां किस काम की? तो अपने घर चले जाना। छोरों के साथ घर आबाद होवे हैं, नस्ल आगे बढ़े हैं। और तारा भाई दुनिया भर के ताने सुन रहे हैं, उसके लिए थारी कोई जिम्मेदारी होवे के ना? अम्मा बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। आजकल तो बहुत कुछ होवे छोरा दुनिया में। पता नहीं किसका गंदा खून, गंदी नस्ल, कौन जात। ऐसे कैसे किसी के छोरे को घर में ले आऊं और ढोल पीट पीट कर तमाशा बना दूं अपने खानदान का? अम्मा घबराओ, घर की बात से घर में ही रहेगी। बस मारे को जल्दी से पोता दे दो। थारे आगे हाथ छोड़ो। और अंशु भी तो है। उसकी चिंता ना कर, उससे बात मैं कर लूंगी। रीमा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। रीमा, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ, अगर तुम मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश, तुम रीमा, रीमा और कोई चारा नहीं है। या तो आश्रम में जाओ उस बाबा के पास, इसे तुम बिल्कुल नहीं जानती, या फिर भाई के पास जो इसी परिवार का है। बोलो क्या करो? हो गया क्या तुम्हें राकेश? मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। के गुर रही है, एक बात याद रखना, यो बात किसी से मत बोलना। तुझे तीनों छोरियों के साथ घर से बाहर जाना पड़ेगा। यश मेरे भाई का बेटा है। हाँ, ये सच मैंने आपसे छुपाया। आपसे क्या, सबसे छुपाया। पर मैं क्या करता इंस्पेक्टर साहब, क्या कहता किसी से कि मैं ना मर दूं और मेरी बीवी मेरे भाई के साथ। मैं बहुत मजबूर था इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप परिवार के डिसीजन को मान लिया। उम्मीद है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का जिक्र आप बाहर किसी से मत कीजिएगा। पहले शर्मिंदगी भरी जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है मिस्टर राठी, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। और इस खुशी में आज मैं कह रहा हूं कि मैं अपना ये सारी जायदाद और अपना सारा कारोबार जो है वो अपने पोते यश के नाम कर रहा हूं। पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का बराबर का हक है और कानून भी इस बात को मान्यता देता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके लिए परिवार की विरासत सिर्फ बेटे के लिए है। अंशु की बेटियां भी राठी परिवार का हिस्सा थी, उनका भी अपने दादाजी की वसीयत पर पूरा हक था, लेकिन सब कुछ राकेश के बेटे यश के नाम कर दिया गया। क्या यह अंशु और उसकी बेटियों के साथ अन्याय नहीं था? अक्सर हम भूल जाते हैं कि एक अन्याय दूसरे अन्याय को जन्म देता है और जिससे सिर्फ अपराध ही उभर कर आता है। सर, ये हमारे एरिया के खोए हुए बच्चों का डेटा है। पिछले 6 महीने में संख्या काफी बढ़ गई और सर ये लास्ट 6 मंथ्स की केस लिस्ट है, जिसमें से 11 केसेस अभी भी अनसॉल्व्ड है। और सर एक और बात, ये 4 केसेस हैं, दूसरे स्टेशंस ने हमसे हेल्प मांगी है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राकेश रथी ने फिर से आपसे झूठ बोला है। उस बच्चे का बाप राकेश का भाई नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी बनाई गई थी आपसे सच छिपाने के लिए। देखिए मैडम, आप प्लीज यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दीजिए। सच सच बताइए कि क्या हुआ है। अगर आप यहाँ आकर हमारी मदद करती है तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। देखिए मैडम, बिना किसी सबूत के सिर्फ एक एनोनिमस फोन कॉल पर हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है तो ये जुर्म है और इसकी आपको सजा मिलेगी। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस वहाँ आके बयान नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती? अरे आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। हेलो, क्या हुआ सर? किसका फोन था? वही, ये राठी का बच्चा नहीं है, वही फोन कॉल। ये औरत एक तो सामने नहीं आना चाहती, हमें फोन घुमा देना तो बहुत आसान है सबके लिए। कभी कभी तो ना बुरा लगता है वो राकेश के लिए। हाँ सर, मुझे भी ना उनकी वो बड़ी बहू है अंशु, उसके लिए बहुत बुरा लगता है। 3 बेटियां हैं और घर में नौकरों से भी बदतर इज्जत। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये जो हमें औरत बार बार फोन कर रही है वो अंशु है? हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अगर अंशु हमें फोन कर रही है तो फिर खबर तो पक्की है। हाँ, लेकिन जो भी औरत बात कर रही है वो काफी डरी हुई है, सामने भी नहीं आना चाहती। और वो जो बात कर रही है वो पूरे दावे के साथ कर रही है। पर अगर रवि इस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर बच्चा किसका है? सर ये बच्चा चोरी का भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन राकेश जो कह रहा है वो भी तो सच हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर डाउट मन में आया है तो क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। जॉन, तुम एक काम करो,
यश की जो बर्थ डेट है उन पेपर्स में, उसके आसपास 2-3 दिनों में जहां से भी जो भी बच्चे गायब हुए हैं उन सबके डिटेल्स निकालो जल्दी। राइट सर। जी सर राकेश राठी। जी मैं हूँ। यहाँ साइन कर। थैंक यू। क्या हुआ राकेश? सर ये रहे डिटेल्स उन सभी केसेस के जो बच्चे आज से 7 महीने पहले गायब हुए थे। सर ये वो केसेस हैं जो सॉल्व हो गए थे और ये वो बच्चे हैं जिनकी बॉडीज हमें बाद में रिकवर हो गई थी। सर ये एक और केस है जो अनसॉल्व्ड है। तो इस केस के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये बच्चा 7 महीने पहले कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हुआ था। इसकी माँ वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रही थी और अपने बेटे को नीचे लिटा के रखा था। बस बच्चा जैसे गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, सर वो मेरा बच्चा, वो मेरा बेटा यश, वो मेरी बीबी उसे गार्डन में घुमा रही थी, बस 2 सेकंड के लिए दूध की बोतल के लिए गई और मेरा बच्चा गायब। सर मुझे लगता है कि मेरा कोई दुश्मन मेरे पीछे लग गया है। वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया सर। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आया। अरे सर मैं तो वो भी करवाने के लिए तैयार था। सर मेरा बच्चा मुझे ला दो सर। राकेश और रीमा की कहानी ने एक नया और शायद बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया था। पुलिस भी हैरान थी कि किस पर यकीन करे और किस पर शक। क्या राकेश और रीमा झूठ बोल रहे थे या फिर वाकई में कोई दुश्मन था जो अब सारी हदें पार करने को तैयार था? अंशु अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ना चाहती थी, पर क्या वो सचमुच अपराध का सहारा ले सकती थी अपनी मंजिल को पाने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और था? हाँ साहेब, ॲड्रेस मी सेंड करतो तुम्हाला। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला यश का? एक्चुअली उसी के बारे में बात करने आए थे। वैसे काफी खुशी हुई कि आपकी बीवी आपके हर काम में काफी मदद करती। जी मैं समझा नहीं। क्या करता इंस्पेक्टर साहब, कोई रास्ता बचा ही नहीं था। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए अपने ही बच्चे का किडनैप हो गया ये कह दिया आपसे। अपने बच्चे का? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सब बताता हूँ सच सच। क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर है, यश का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। हे भगवान, ये कौन है जो हमारे छोरे के पीछे ही पड़ गया? इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर एक बार डीएनए टेस्ट हो गया तो सारी बात खुल जाएगी। अगर खुल भी जाएगी तो क्या हो गया? थारी पुलिस वालों से तो बात हो रखी है ना कि जो छोरो थारे भाई का है। अम्मा तो समझती क्यों नहीं है? ये छोरा भाई का नहीं है। के कहा? अम्मा माफ कर दे मुझे। अम्मा तेरी खुशी के लिए मैं रीमा को भाई के पास भेजने के लिए भी तैयार हो गया। ना तो रीमा राजी थी और ना ही भाई। अम्मा मैं क्या करता, इसलिए अम्मा मैंने तेरे से झूठ बोला। ये बच्चा मैं कहीं से उठा के लाया हूँ अम्मा। जो किसी और का पाप मारे माथे का कलंक बने, इसका तेरे को बाहर फेंक दो। डीएनए टेस्ट से पकड़े जाएंगे, इसलिए माँ ने कहा कि बच्चे को गायब कर दे। पिछले 7 महीने से माँ बाप थे उसके। अरे हम तो भूल ही गए थे कि वो हमारा बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे कचरे में फेंक देते उसे। सबसे पहले आईवीएफ टेस्ट करवाया और वो फेल हो गया। फिर माँ ने घर पे पोता की रट लगा रखी थी। क्या करता, कुछ समझ नहीं आया तो रवि से मदद मांगी।
रीमा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, और मेरे बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। मुझे माफ करना रीमा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊं। भाई साहब, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम घर पे बिना बताए डॉक्टर हुड्डा के पास गए एक आखिरी कोशिश करने के लिए। उस समय तो वो आदमी हमारे लिए भगवान से कम नहीं था, पर बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरे उसने तो हमें भी ठग लिया। कहा कि रीमा प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, पर कोई बच्चा नहीं था, सब झूठ था। मैं तो पूरी दुनिया को बता चुका था कि मैं बाप बनने वाला हूं। अब क्या करेंगे राकेश? अम्मा और बाबूजी तो घर घर जाके ढिंडोरा पीट के आ गए कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ नहीं होगा। पर कल को जब सबको पता चलेगा कि मैं मां नहीं बनने वाली हूँ, तब क्या मुझे फिर से तुम्हारे भाई के पास या उस साधु बाबा के पास भेज दोगे? हाँ, बकवास बंद करो अपनी। अरे रीमा, अपना ध्यान रखा कर। ऐसे में धीरे धीरे चलनी चाहिए, संभाल कर। रीमा, ये क्या कर रही हो? अरे बेल्ट बहुत टाइट है, मुझे खुजली होती रहती है। रीमा, क्यों मेरा जीना हराम कर रही हो तुम? सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। पूरे परिवार से झूठ बोला मैंने। भगवान के लिए इस बेल्ट को हमेशा पहन के रखा करो। अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो फिर हम गलती का तो कुछ सवाल ही नहीं था इंस्पेक्टर साहब। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था। रीमा को टाइम पर पनवल वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, पेट दर्द के बहाने। वहां उसके माँ बाप का घर था, इसीलिए किसी को शक भी ना होता। आशा हॉस्पिटल के कृष्णा को मैं जानता था। उसको कुछ पैसे देकर मैंने फर्जी डिलीवरी बिल बनवा लिए ताकि डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे। बस मुझे एक बच्चा पैदा करना था, उसके लिए भी मैंने सोच लिया था। प्लानिंग तो वाकई कमाल की थी, लेकिन अब क्या हुआ? इज्जत भी गई, बच्चा भी गया। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, दिमाग जैसे खत्म हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पे 24 घंटे बच्चा बच्चा बच्चा, हम तो लुट गए इस बच्चे के चक्कर में। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ माँ, हमने अपना सारा जीवन आपको अर्पण किया। आपने हरदम हमारा मार्गदर्शन किया, पर ऐसा क्यों किया माँ? माँ, अब भी जो भी होगा आपके आदेश से ही होगा। चिक्की ने क्या किया स्कूल में? पढ़ाई की, पोयम सीखी? चलो मम्मा को सुनाएंगे। मौली, चिक्की एक मिनट, मम्मा किधर गए? मौली, मौली, मौली।
ये बॉडी इसी कंडीशन में मिली थी? ना, हमने इसे ऐसे लिटाया मारने के बाद। मतलब तुमने मारा इसे? हमने मारा मौली को। क्यों? देवी का आदेश। क्या पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? माथा खराब हो गया इसीलिए मारा। सर बाहर गार्डन में चप्पल के निशान मिले सर। चुप। मित्र, ये दोनों निशान एक जैसे ही है। हाँ? ठाकुर मशाई को क्या हुआ? पीछे हटो अभी। भगवान, क्या हुआ ठाकुर मशाई को? ठाकुर मशाई, ये सब क्या हो गया? आप 2-4 दिवस के लिए चिक्की को अपने पास रखेंगी। चिक्की, काकी के साथ रहना, हम जल्दी आएगा। बड़ी विचित्र बात है, 7 जन्मों तक जिसका साथ निभाने की कस्में खाई, उसी की हत्या कर दी और फिर पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। देखने में तो ये केस बड़ा आसान सा लग रहा था, मगर जरा सोचिए कि कोई अपनी बीवी का कत्ल क्यों करेगा, एक मासूम बच्ची को उसकी मां से जुदा क्यों करेगा, और फिर कत्ल करने के बाद उसे छुपाने की बजाय सारी दुनिया के सामने कबूल क्यों करेगा। ऐसा क्या हुआ एक पति पत्नी के बीच कि जिसने एक अच्छे खासे धर्म कर्म करने वाले इंसान को हत्यारा बना दिया। क्यों मारा अपनी पत्नी को? स्वर्ग गई वो, अब उसके बारे में क्या बात करना, आप सजा दीजिए। ज्ञान नहीं, जवाब चाहिए। क्यों मारा उसे? भगवान, सुन छो, हमारा व्यथा इनको कथा लगता है। की बोलबो? ए पंडित, नाटक बंद, उधर नहीं इधर बात कर। किचु है ही नहीं बताने को। उसका मर्जी के आगे किसका चलता है? इस दुनिया में उसका दिवस पूरा हो गया था, इसीलिए मारा। उसके दिन बुरे हो गए थे। तू यमराज है क्या? जब ये यमराज की ड्यूटी कर रहा है, जो दूसरों के दिन गिन रहा है। आपको जो समझना है समझ लो। अबे ढोंगी, सीधे तरीके से बताता या डंडे से आरती उतारू तेरी? कोई लड़ाई हुई थी उससे? कभी लड़ाई नहीं हुआ दादा। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 6 बरस दादा। तो 6 सालों में कभी बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? झूठ बोलता है? नहीं दादा, देवी थी वो देवी थी और तू खुद को देवता समझता है? सत्य बोलছে दादा, वो देवी थी। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? बहुत काम है। तुम्हारे दादा को तो देखो, क्या गाना गा रहे हैं। बॉडी। अरे पार्थ, सब लेके आए ना? जी। दिखाओ मुझे। बस पोस्तोदाना 100 ग्राम मिला। ठीक है। अच्छा सुनो ना, एक काम और है। क्या? लेबू नहीं है आज पे गंधराज, मैं तो बताना भूल ही गई थी। हमको पता था आप भूल जाओगी, मैं लेके आया हूँ। ओ, खूब भालो करेছি। अच्छा संदेश लेके आए हो? हाँ सब लेके आए। हाँ अच्छा सुनो, संदेश आ गए हैं, एक राउंड हो जाए। अरे शुभ काम में देरी क्या, हमसे शुरुआत कीजिए। हाँ घोष बाबू। ये लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? काट क्यों दिया? आए हाय ठाकुर मशाई, सबके सामने रोमांटिक।
ये लो। रमेश, क्या सरप्राइज दिया तुमने? हाँ, वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के फिटिंग थोड़ी गड़बड़ थी तो सोचा मैं ही देता चलूं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत वक्त पे आगे लगता है मुझे। मैं फिर आता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? आओ बैठो, खाना खा के फिर चले जाना। इट्स ओके, फिर आऊँ ना, अभी चलता हूँ मैं। अच्छा रमेश, सुनो ना, इधर आओ। वो फिटिंग्स के बारे में क्या बात कर रहे थे? शर्म हया सब घोल के पी गई है, अब तो खुलेआम भी। छी। मौली जहाँ भी जाती वहाँ की रौनक बन जाती थी। सब लोग बहुत प्रेम करते थे उसको, एकदम टिप टॉप रखती थी हमको हमेशा। हम आता है। ए, सुनो, एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? ऐसे ही जाएंगे आप? अरे बाबा, उधर पूजा में देर हो रहा है। ठीक है बाबा, करा लेना पूजा। मौली, যাও আপ, যাও যাও। ये क्या किया? ঠিক করেছি আমি। লোক কি বলবে শ্রুতি? बीवी कैसी है? पति का ख्याल भी नहीं रखती। एक काम करो, अंदर जाओ और अच्छा कुर्ता पहन कर आओ। अरे हमारे पास नहीं है और कुर्ता। प्लीज जाओ जाओ। उस दिन हमने क्या कह दिया? एक सप्ताह बाद ही। চিকি, কি করছিস? এলো, देखो। अरे ये क्या ले आई? तुम ही ना सवाल बहुत करते हो, खोल के तो देखो। इतना महंगा? जाओ, जाके पहन के दिखाओ। जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ जाओ जाओ। चिकी, मम्मा देखो क्या लेके आई है। वो सर्दी वाली रात में किधर तो चली गई थी। मौली, 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 मौली। बहुत घबरा गया। किधर गई? क्या हुआ? वो बहुत देर तक परेशान इधर उधर टूटता रहा। क्या कर रहे हो यहाँ? मौली, तुम इतनी रात को दवाई लेने क्यों गया था? तुमको पता है बुखार से कैसे तप रहे थे तुम? अच्छा दिखाओ मुझे। ये देखो, अभी भी तप रहे हो। चलो अंदर चलो, मैं दवा दे देती हूँ। इतनी रात को कौन सा दवाई का दुकान इतनी रात को खुला मिल गया? खुला नहीं था, मैंने खुलवा ली। वाह पंडित वाह, कर भला तो हो भला, ये कहावत तो मैंने सुनी थी, लेकिन कर भला तो हो बुरा ऐसा पहली बार देख रहा हूं। ऐसी बीवी को मार दिया? सुहागन मरना चाहती थी वो सुहागन मरना चाहती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया? क्यों? माँ का आदेश था, उसे मुक्त कर दो। वो मेरे साथ बंधन में थी। वो एक राजकुमारी थी और अभी एक जंगली मानुस। वो जंगल में आखेट को आई थी, अब उसके तीर से मारा गया। पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। देखो 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 ना, तुम लोग कोई अच्छे इंसान के पीछे भागते हो, दिन रात मुर्दों और पापियों के पीछे भागते हो। सब कर्मों का फल होता है। हे भानुका, कल्याणी, सबको कल्याण करो, कल्याण कर सबका इस नश्वर देह से। मुक्ति करो दो, हमारा मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो। जी, आप पंडित जी को कब से जानते हो?
10-12 सालों से जानती हूँ साहब। बहुत ही अच्छे इंसान है। हमें तो पागल लगे। नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल पागल नहीं है। वो तो काफी धार्मिक और सुलझे इंसान है। सुलझे दिमाग के है, इसीलिए तो मर्डर कर दिया, वो भी खुद की बीवी का। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो तो छोटी जगह के सीधे साधे इंसान है। और मौली कोलकाता की तेज लड़की, उसके तो चाल चलन भी ठीक नहीं था। चाल चलन मतलब? उसका तो कईयों के साथ चक्कर था साहब। अब आप ही बताइए साहब, अगर चक्कर नहीं होता तो कोई भी औरत अपने बीमार पति को घर छोड़ के रात को किसी को बिना बताए कहीं जाती है क्या? ठाकुर मशाई, की होलो? इतनी रात गए? मौली कहीं चला गया। कहाँ चले गई? हमको लगता है हमको छोड़ के उसी के पास चला गया। मुझे समझ में नहीं आता, आप उसका ये नाटक क्यों बर्दाश्त करते हैं? उससे मिलने मतलब किससे? क्या पता साहब। लेकिन पंडित ने तो बताया कि उस रात को वो उसके लिए दवाई लाने गई थी। पंडित जी तो यही बोलेंगे ना साहब। भद्रों लोग जो ठहरे, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था, हमेशा होता था। अभी हाल ही में इसी तरह से एक दिन वो घर छोड़ के चली गई थी। पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बताया कि उस रात वो घर लौटी ही नहीं। उसके बाद मैंने मौली को कई दिनों तक घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। वो क्या था? वो तो पता नहीं साहब। अब पंडित जी सारी बातें कहाँ बताते थे? और कुछ मतलब उन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, 2 दिन पहले पंडित जी ने अपने सहायक पार्थ को अपने काम से निकाल दिया था। क्यों? दान पेटी से पैसे चुराया था उसने। ये पार्थ कहाँ रहता है? पता नहीं साहब, मौली को पता था। वही उसे कहीं से उठा के लाई थी। ठीक है, दास को बोलो पंडित के घर से जो फोटो बरामद की है उसमें से पार्थ की फोटो फाइंड आउट करो। खबरियों को बोलो ढूंढे इस पंडित की चेहरे। मुझसे तो आप पूछिए ही मत। मोहल्ले के सारे मर्दों को घुमाती थी और मेरे हस्बैंड के साथ तो ऐसे गिटपिट करती थी मानो मेरा नहीं उसका हस्बैंड हो। घोष बाबू आप नहीं हो ना? हाथ सीधा रखिए ना। 24। मित्रा, गौर करने वाली बात यह है कि इस मौली भट्टाचार्य की मर्दों से बहुत दोस्ती थी, लेकिन औरतों में वो खासी बदनाम थी। सर, हो सकता कि वो इन औरतों की जलन हो, या फिर सही मायने में मौली भट्टाचार्य के साथ किसी मर्द का संबंध रहा होगा, जिसके कारण पंडित ने उसे मार दिया, लेकिन अभी एडमिट नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कानून हो सकता है इस बात को नहीं मानेगा। हमें ठोस सबूत ढूंढना होगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। इंस्पेक्टर, विक्टिम की डेथ एक हैवी ऑब्जेक्ट से सर के पीछे वार करने से हुई। गांव में हमें मसाले के ट्रेसेस मिले। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मर्डर वेपन एक ग्राइंडर स्टोन है। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पंडित ने खुद कबूल किया है कि वॉशिंग स्टिक से उसने मर्डर किया है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। घाव बहुत गहरा था और ऐसा घाव किसी वॉशिंग स्टिक से नहीं हो सकता। हाँ, मर्डर करने के बाद स्टिक पे ब्लड लगाया गया था। एक बात और इंस्पेक्टर, विक्टिम का कुछ दिनों पहले हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ अब तक। ओके, अब तक पुलिस सत्यम की बात पर कहीं ना कहीं यकीन कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की पूरी धारणा ही बदल दी। अब पुलिस को लगने लगा कि सत्यम झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबूतों का इशारा था कि कातिल कोई और ही था। लेकिन अगर ऐसा था तो सत्यम झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ? आप क्या कह रहे हैं? हमने कुछ झूठ नहीं कहा। पंडित, मर्डर मुगुर से नहीं किसी और चीज से हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। किसको? पंडित, सीधे सीधे बताता है या पूजा करो तेरी? आप लोग क्यों कुरेद रहे हो एक ही बात को? अब दिखाना हमने मारा है उसको। क्यों हमारा इज्जत का झालमुड़ी बना रहे हो? मतलब? पता नहीं। पंडित, माउली का किसी से चक्कर था क्या? पता नहीं। बीमारी वाली रात के बारे में तुमने हमसे झूठ बोला पंडित।
शोभिता ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तुमने उसे बोला था कि उस रात को मौली किसी से मिलने गई थी। कौन था वो? हाँ, हमें नहीं पता क्या बताया आपको उसने। जो भी हुआ हमारी गलती से हुआ। तुम्हारी गलती कैसे? मौली, मौली, ये क्या कर रही हो? अब हमारे शरीर को और हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हम अपने आप को जला लेंगे। लेकिन खुद को आग क्यों लगाना चाहती थी? अरे समझ लीजिए ना, इतनी सी बात नहीं समझ सकते? वो नहीं चाहती थी कि हम उसको हाथ लगाएं। इतना सा समझने में क्या तकलीफ? यही समझ लीजिए ना कि हमने इसीलिए मारा है उसे। चुप कर। ये गोल गोल बातें मत घुमा। सच जो भी है वो सामने आकर ही रहेगा। घर का एक एक कोना छान मारो। मर्डर वेपन मिलना चाहिए। जाओ। मौली का किन मर्दों के साथ उठना बैठना था? हमें ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो एक आदमी के साथ घूमती रहती थी। आप जानते हो उस आदमी को? जी। क्या नाम है? उसका नाम रमेश है और वो किसी नाटक कंपनी में काम करता है। कौन सी नाटक कंपनी? जी, वो बामुनपाड़ा एरिया में एक नाटक कंपनी है। बामुनपाड़ा? सर, घर के पीछे से बट्टा मिला सर, इस पर खून भी लगा हुआ है। इसे लैब भेज दो। मावली के घर से भी सिलबट्टा उठाओ, उसे भी लैब भेज दो। दोनों को मैच करके देखो। जी सर। चलो। अब पुलिस के सामने मौली की ऐसी छवि बनती जा रही थी जिसके संबंध कई पुरुषों से थे और उसने अपने पति को धोखा दिया था। अगर मौली के वाकई में किसी से कोई संबंध नहीं थे तो वो एक आजाद ख्याल की औरत थी जिसकी सोच उस समाज से आगे थी। लेकिन इन दोनों ख्यालों को अलग करने वाली लकीर काफी महीन होती है और देखने वाले की सोच पर भी निर्भर करती है। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन सच की तलाश में लगी हुई थी। रमेश कौन है? मैं हूं सर। चल। सर, पर हुआ क्या सर? अरे क्या हुआ? चल। चल, दरवाजा खोल। जितना बोला जा रहा है उतना कर। चल। सर, मेरी बात सुनिए सर। चाबी निकाल जल्दी से। जल्दी खोल। पूरा का पूरा घर छान मारो। जी सर। सर, वहां से सैंडल मिला है। रमेश को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जिसने यह साबित कर दिया कि रमेश की चप्पल के निशान
मौली के घर में मिले निशान से मैच करते थे। सत्यम ने अपराध स्वीकार तो किया था, लेकिन अब वो झूठा साबित हो गया था और पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ा। पंडित, हमने रमेश को पकड़ लिया है, अब तुम घर जा सकते हो, जाओ। रमेश को पकड़ लिया? ये क्या किया? हमको ही सजा देते ना, पूरा दुनिया को पता चल जाएगा हमारा बीवी ने क्या किया। हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। दादा दादा नहीं, बस करो, अब जाओ यहाँ से। हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। जाओ पंडित, जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों मारा तूने मौली को? सर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाकर उसके पति से पूछिए ना। मैंने मौली को नहीं मारा। अब समझ में आया मेरा सवाल? सीधे सीधे बता दे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं और ये सब कैसे हो गया। ग्रेट, मान ली तुम्हारी बात। तो अब ये बताओ, ये तुम्हारा चप्पल वहां पर क्या कर रहा था? इसके निशान पाए गए वहां पर? मोबाइल की लोकेशन बता रही कि उस वक्त तुम वहां पे थे। यस, मैं उस दिन वहां गया था। मौलिदी, 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 कहाँ? मैंने अपनी मौलिदी को नहीं मारा। अब कुछ ही बोली, मैं नहीं मार सकता अपनी दीदी को। दीदी? मौलिदी मेरी बड़ी बहन के समान थी सर। पहले दिन से हम दोनों में बहुत अच्छी बनने लग गई थी सर। रमेश, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं। बाद में नहीं हो सकता, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अब भी लेने हैं, नहीं तो धनुष सर मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। चलो हाथ ऊपर करो। अरे ओके बहन जी। क्या बहन जी? चलो भैया जी, इस बहन जी की बात मानकर अच्छे से मेजरमेंट्स दे दो, नहीं तो ये बहन जी ना आपको यहाँ से वहाँ तक दौड़ कराएगा 3 बार। ठीक है? ठीक है, ले लो आप। और उस दिन का मजाक वाकई भाई बहन के रिश्ते में बदल गया सर। उसके बाद मैं कभी कभी मौलिदी को घर छोड़ने जाता था। कहानी नहीं, सच बता। सच कह रहा हूँ सर। मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? शक ही करना है तो उस सत्यम पे कीजिए ना। उस कमीने, उस ढोंगी सत्यम पे। वो एक नंबर का कमीना और शकी किस्म का इंसान है। अपने आप को पंडित कहता है, लेकिन उससे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो मौलिदी को जीने नहीं देता था सर, शक की वजह से। बात बात पे शक करता था। वो किसी से बात कर लेती थी तो उन्हें लगता था कि मौलिदी का उसे चक्कर है, और इसी शक की वजह से एक दिन गुस्से में आकर मौलिदी का उसने हाथ तोड़ दिया सर। पंडित ने उसका हाथ तोड़ा? फॉरेंसिक डॉक्टर भी कह रहा था कि हाँ सर, उसी ने मौलिदी का हाथ तोड़ा। एक बार 4-5 दिनों तक मौलिदी थिएटर में नहीं आई और हमारे नए प्ले के कॉस्ट्यूम ट्रायल थे सर, तो उसके लिए मैं मौलिदी के घर गया। रमेश, तुम यहाँ? क्या मौलिदी, आप पिछले 5 दिनों से रिहर्सल पे नहीं आ रहे हैं और आपको पता है कि हमारे नए प्ले का कॉस्ट्यूम ट्रायल बाकी है। वो रमेश, मैं नहीं कर पाई। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो क्या हुआ आपको दी? दी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या हुआ बताइए मुझे। ये आपके हाथ में फ्रैक्चर कैसे? ये उसने किया ना? मौलिदी, आप कैसे इस जानवर के साथ रह लेती हैं? रमेश, वो कभी भी आ जाएगा, देख लेगा तो तमाशा हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको प्लीज नहीं, मैं ऐसे आपको दी।
कमीना, तेरा इतना हिम्मत? अभी तो हमारी बीवी से इश्क लड़ाने हमारे घर तक आ गई। पंडित जी आराम से बात कीजिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तू हमको समझाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। पंडित ये बकवास मत कर, तेरी बीवी नहीं हूँ कि चुपचाप सहती रहूं। ज्यादा बकवास की ना तो दांत तोड़ के फेंक दूंगा। क्या बोला? तू हमारा दांत तोड़ेगा? अभी तो देख हम तेरा क्या हाल करता है। जा, अभी तू देख अरे हम तेरा जा क्या जा हाल करता है। पंडित ढोंगी कहीं का। और आप ही बताइए सर, कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करता है? पहले मौलिदी का हाथ तोड़ा और फिर उनका खून कर दिया। छोड़िएगा मत सर उसको। मुझे क्या लगता है मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सच तो मैं तेरे से बुलवा कर ही रहूंगा। सर, खबरी का फोन है। हाँ बोल। सर पार्थ मिल गया। नमस्कार साहब, कहाँ है? घर है वो वाला? सर हमने क्या किया है? हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? मौली भट्टाचार्य की हत्या के सिलसिले में। मौली बौदी का कत्ल हो गया? ए पार्थ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा तू कत्ल करेगा और भाग जाएगा और बच जाएगा? हमने कुछ नहीं किया सर पंडित जी ने जरूर कुछ किया होगा। उनको शक करने की बीमारी है, इस कारण वो बौदी का जीना आराम करके रखे थे। वो कहीं भी जाती, किसी भी मर्द से मिल, उन्हें लगता है कि उस मर्द के साथ बौदी का चक्कर चल रहा है। इस कारण वो उन्हें बहुत डांटते थे। एक बार तो बौदी उनके लिए नया कुर्ता लेकर आई। किसके पैसे से खरीदा ये? क्या मतलब किसके पैसे? बताया तो था, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। मेहनत के पैसों से या मोहब्बत के पैसों से? कैसी बातें कर रहे हैं? घिन आती है मुझे आप पर। अच्छा, घिन आता है? घिन आता है? और जब दूसरों के साथ जाकर रात गुजारती हो तो घिन नहीं आती? छोटी, और एक बात मत बोलना वरना मैं। वरना क्या कर लोगी तुम? हम बोलेगा। आज हम सब पूछेगा कि तुम किस किस के साथ रात गुजारता है। बता! छोटी, जल के मरने का धमकी दे रही है हमको? जलेगी? अभी बताता हूं। तोड़ के रख देगा। मुझे मंदिर में चोरी का इल्जाम लगाकर सबके सामने जलील करके निकाल दिया वहां से। फिर मैं वो जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। अब आप ही बताइए सर, कोई मर्द अपनी पत्नी को इस तरह मारता है क्या? हैवान है साहब वो आदमी। लेकिन पंडित जी की नेबर शोभिता, वो तो कुछ और ही बता रही थी। वो कौन सा दूध की दुली है साहब, हर वक्त पंडित जी पर डोरे डालते रहती थी। पंडित जी जब पावती को ब्याह कर घर लेके आए थे तो सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ था। ऐसा तो नहीं कि तूने मौली का कत्ल कर दिया और रमेश को फंसाने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत वहां पर इकट्ठे करके रख दिए? सर रमेश को तो हम अच्छे से जानते भी नहीं, एक दो बार बस मिले उससे। हाँ, बौदी जब रमेश से मिलती थी तो वो बहुत खुश होती थी। तो फिर मर्डर वाले दिन तू मौली के घर क्या कर रहा था? मुझे बौदी की चिंता हो रही थी, मैं तो सिर्फ उनका हाल चाल पूछने गया था साहब, बस और मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, मुझे तो लगता है रमेश या पार्थ दोनों में से किसी एक ने मौली की हत्या की है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन सेलफोन का लोकेशन उसी एरिया में था। मित्रा, लेकिन एक तीसरा इंसान भी तो है, पंडित। पंडित? पर सर, पंडित तो उस दिन घर से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर मंदिर में पूजा कर रहा था और हमें वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मित्रा, मर्डर जहां हुआ वहां सील और बट्टा दोनों मिले। एक बात तो कंफर्म है, ये मर्डर बट्टे से ही हुआ। चलो हम ये मान के चलते हैं कि पंडित और मौली में झगड़ा होता है, फिर पंडित बट्टे से मौली का मर्डर करता है, फिर बट्टा फेंक देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पंडित के घर ये दूसरा बट्टा आया कहां से? सेकेंडली, रमेश और पार्थ ये दोनों अगर मौली का मर्डर करने के इरादे से मौली के घर में जाते हैं तो जरूर वो अपने साथ मर्डर वेपन कैरी करेंगे। सर,
ऐसा भी तो हो सकता है ना, रमेश और पार्थ दोनों ऐसे ही गए हैं और वहां जाके ऐसा कुछ हो गया होगा जिससे कि वो लोग मौली को मारने को बाध्य हो गए हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मौली के मल्टीपल अफेयर्स हो तो। लेकिन रमेश और पार्थ ये दोनों का ये कहना है कि मौली एक डिसेंट लेडी थी। सर, फॉरेंसिक लैब से कॉल। स्पीकर फोन पे डालो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। क्राइम सीन के जो सेल और वट्टा आपने हमें भेजे हैं, वो एक साथ कभी यूज नहीं हुए। दोनों मसाले अलग अलग, एक थोड़ा नया और दूसरा पुराना। और दूसरा मर्डर वेपन के रूप में आपने हमें जो वट्टा भेजा है वही मर्डर वेपन है। मौली के माथे पर लगे मसाले उससे मैच करते हैं, यानी कि ये वट्टा उसी सेल का है और कातिल ने मर्डर करने के बाद वहाँ पर नया वट्टा रखा था। अच्छा, मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी से मैच होते हैं? जी हाँ, वो ग्लास के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जाओ, उठा लो। जी सर। मौली को क्यों मारा? हम उसे क्यों मारेगा साहब? तो फिर तुम्हारे बट्टे से खून कैसे हुआ? हमें क्या पता साहब। हमारा सच सामने आ गया है। मर्डर वेपन में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले, सजा पक्की है तुम्हारी। और कौन था तुम्हारे साथ? सत्य को तो बोलते साहब, हमने नहीं मारा है। हमने किसने मारा? ठाकुर मशाई ने। हमने नहीं मारा दादा, वो शोभिता ने हमारे साथ धोखा किया है, उसी ने मारा होगा। हम तो पंडित हैं, हम कैसे मार सकता है? ठाकुर मोशे तो कह रहा था कि मौली को तुमने मारा है। नहीं साहब, हमने नहीं मारा। हम सत्य बोलते हैं, हमने नहीं मारा। पंडित झूठ बोल रहा है, वो बहुत ही मक्कार आदमी है। हम बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम उस दिन घर के बाहर खड़े थे। दूसरे दिन ये कांड हुआ। हम ही जानता हम नशा है कि ठाकुर मोशा ऐसा कुछ करेंगे। तुमने मर्डर करके शोभिता को बुला लिया, फिर मर्डर वेपन को शोभिता के घर के बैकयार्ड में छुपा दिया, फिर उसके घर से सिल बटा लाकर तुम्हारे घर पे रख दिया। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। हमने मर्डर वेपन को शोभिता के घर के बैकयार्ड से बरामद कर लिया है और उस पर तुम्हारे और शोभिता के दोनों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। शोभिता के फिंगरप्रिंट्स तो हमने उसी दिन ले लिए थे। और दादा, इससे कैसे साबित होता है कि हमने मौली को मारा है? यहां पर सवाल सिर्फ हम करते हैं। ए ढोंगी, बंद कर तेरी नौटंकी। झूठ बोलकर बहुत गुमराह कर लिया तूने। अब सच बता, बता सच। ये कपड़े, ये है तेरे कुकर्मों का सबूत, और इन कपड़ों की लोकेशन हमें खुद शोभिता ने बताई है। अब बता, अपने पत्नी को क्यों मारा तुमने? हाँ, बाड़ी से निकल रहा था, अचानक हमारा स्कूटर बंद हो गया। हम किक लगा रहा था और तभी हमने देखा मौली रमेश को फ्लाइंग किस दे रहा था। ये देख के हमारा खून खौल गया। हमने तय कर लिया कि हम इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। अब तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा।
दूसरे दिन ही रोमेश घर आ रहा था तो मुझको मौका मिल गया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा पाप कर डाला है? कोई पश्चाताप नहीं है दादा। कम से कम अपनी दगाबाज बीबी को सबक तो सिखाया। तुमने दगाबाज पत्नी को सबक नहीं सिखाया, बल्कि एक वफादार पत्नी की हत्या कर दी है। पार्थो ने कंफर्म किया है कि वो भी वहां पर मौजूद था जब मौली ने चिक्की को फ्लाइंग किस दिया था। बाय चिक्की। सारी उम्र तुम शक करते रहे, कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर करते तो ये घिनौना अपराध कभी नहीं होता तुमसे। अब सारी उम्र जेल में बैठकर माला जपते रहना। ले जाओ इसे। शक और ईर्ष्या ऐसे जहर हैं जो हमारे हंसते खिलखिलाते रिश्तों की, हमारी खुशियों की जान ले लेते हैं। शक की आदत और गलतफहमी की वजह से सत्यम ने अपनी पत्नी की जान ले ली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी चिक्की का क्या होगा। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कभी किसी अपने पर शक हो भी जाए या गलतफहमी हो जाए तो तुरंत बातचीत करके उसे सुलझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।